हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 में। और पार्ट 3 के अंदर हमने जो है शुरू किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना, है ना। उसमें से दो तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अब बची हुई जो है हमारी, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और वीडियो ख़त्म होते होते अगर तुम्हें लगे अंत तक कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल थी, तो इसको शेयर भी कर देना, वो तुम्हारी खुद की शर्त है, ठीक है ना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। तो अब शुरू करते हैं इसे। अरे भाई साहब, डिकम्पोजिशन को बाहर फेंको। अब शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। वो तो पढ़ लिया बहुत, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझते हैं। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती क्या है। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है ना। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को धक्का देके कहता है हट बे यहाँ से, और उसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। मतलब ऐसे दादागिरी वगैरह अपनी चलाते हैं ये लोग। तो एग्जाम्पल इसका समझो, CuSO4 था, ठीक है। उसने रिएक्ट किया जिंक के साथ, तो उसने रिजल्ट दिया जिंक सल्फेट और साथ ही आपका कॉपर Cu, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर की जगह किसने ले ली, जिंक ने। दादागिरी दिखाई उसने अपनी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, ज़्यादा शक्तिशाली था कॉपर से, इसलिए उसने अपनी दादागिरी दिखाई कि तू हट यहाँ से बे, मैं बैठूंगा यहाँ पे। कॉपर को धक्का मार के खुद बैठ गया उसकी जगह पे आके वो, ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए ना रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है एक हमारे पास, ठीक है। तो उसकी मदद से हम पता करते हैं, सामने आपको आ रही है पिक्चर, तो उससे हम पता करते हैं कि कौन सा मेटल एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आप ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हो तो एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और नीचे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो जैसे ये देखो, जिंक हमने बोला ना कि कॉपर को उसने धक्का मार के जिंक बैठ गया उसकी जगह पे। क्यों बैठ पाया, क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है, तो मतलब वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ आ गई इतनी बात। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ जब समझ आ गई है, तो अब एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं उसकी मदद से ही ना, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल अब क्या है कि कॉपर सल्फेट जो था, ठीक है, CuSO4 जो है, उसने रिएक्ट किया अब मैग्नीशियम के साथ, और उसने रिजल्ट दिया MgSO4 और कॉपर, ठीक है। MgSO4 क्यों दिया, रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ नज़र मारो, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने भी कॉपर को इसलिए धक्का देके उसकी जगह पर बैठ गया। आई होप समझ आ गया होगा अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, तुमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ ली है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें मैंने समझा भी दिया है। तो अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करना है इसको खुद ही। पहले CuSO4 ने Fe के साथ आयरन के साथ रिएक्ट किया, दूसरा आयरन HCl के साथ रिएक्ट किया, अगले के अंदर मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया HCl के साथ, और फोर्थ में क्लोरीन ने रिएक्ट किया Ki के साथ, ठीक है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसने रिएक्ट किया। तो अब ये चार आपको क्वेश्चन दे दिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इनको, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अब तुम समझ चुके हो तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन के ऊपर अपने। अब अगला जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही दूसरा स्वरूप मान लो तुम लोग, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा था ना। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसके नाम के अनुसार ही दो एलिमेंट आपस में अपनी जगहों को इंटरचेंज करते हैं। ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब अपने आयंस को एक्सचेंज करके ये दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से समझ पाओगे। सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो है उसने रिएक्ट किया NaCl अपना सोडियम क्लोराइड के साथ उसने रिएक्ट किया, ठीक है, और उसने हमें दिया AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट उसने हमें दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर इनके आयंस को अगर तुम समझने की कोशिश करो, अब Ag मतलब जो हमारा सिल्वर है उसके आयंस को देखें तो वो है Ag पॉजिटिव, ठीक है। नाइट्रेट के अगर आयंस को समझने की कोशिश करें, क्या है वो, NO3 नेगेटिव, Na के हमारे पास है Na पॉजिटिव और Cl के Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके सीधा जुड़ जाएगा, जो आपने आगे प्रोडक्ट्स के अंदर देखा भी है कि Ag जो था पॉजिटिव वो जाके जुड़ गया नेगेटिव Cl के साथ, और NO3 नेगेटिव जो था वो जुड़ गया Na पॉजिटिव के साथ। तो हमें अपना रिजल्ट मिल गया। समझ आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट भी।
अब समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम। अब एक एक करके पहले इनका मतलब जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखो वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन किसी एक सब्सटेंस में ऐड कर दी जाए, ठीक है, या तो ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड कर दी जाए या फिर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से जब हम रिमूव कर देते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन इसका बिल्कुल विपरीत, उसके अंदर क्या होता है कि जब तो हम किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं या फिर उसके अंदर से हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं रिडक्शन हुई है उसके अंदर, मतलब रिडक्शन रिएक्शन ने काम किया है उस परिस्थिति में। अब इससे ना दो हमें टर्म्स आती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। एक होती है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी टर्म जो है हमारे पास वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझना है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन से ही वो चीज़ क्लियर हुई है, या तो ऑक्सीजन दे दे या फिर हाइड्रोजन को ले ले, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही, जो या तो हाइड्रोजन दे दे या फिर ऑक्सीजन को ले ले, उसको हम कह देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक एग्जांपल समझते हैं इसी ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शन का हम, ठीक है। तो मान लो आपको कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लेके चलेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड था, उसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, हीट सप्लाई की उसे, तो उसने कॉपर और वाटर हमें दे दिया अलग से लाके। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ हुई है। अब जो कॉपर ऑक्साइड था उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन उसके अंदर से निकाल लिया गया है। तो क्या हुआ है यहाँ पे बताओ, ऑक्सीजन अगर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सही, रिडक्शन हुआ है इस जगह पे। अब H2O जो था हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर जो है, इसके अंदर क्या किया गया है, ऑक्सीजन को डाला गया है, ऑक्सीजन ऐड किया गया है हाइड्रोजन के साथ। पहले ऑक्सीजन नहीं था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। समझ आया इतना। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें इस केस के अंदर हम, तो क्या हुआ है इसके अंदर, कॉपर जो है, देखो कॉपर बनेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसने ऑक्सीजन हंसते हंसते कुर्बान कर दी, दे दी, और हाइड्रोजन बनेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये केस समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का ये जो एग्जांपल दिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा कंसेप्ट हमें। एक अब एग्जांपल किसका लें, हाँ ठीक है। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड ने रिएक्ट किया मान लो क्लोरीन के साथ, तो उसने हमें दे दिया सल्फर और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें निकाल के दे दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से क्या है, हाइड्रोजन निकाला गया है, तो वहाँ पे रिडक्शन हो गई है और ऑक्सीडेशन हुई है उसके अंदर, और क्लोरीन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन को डाल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन हमने दे दिया अलग से। तो इसके अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसके अंदर, और क्लोरीन जो है हमारा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो आई होप अब इस एग्जांपल से तुम्हें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं हम हमारे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने समझ लिया, अब इसका भी यूजेस समझेंगे। यूजेस इन द सेंस कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो उसको समझते हैं क्या क्या इसके रोल होते हैं। तो दो तरह के ये रोल्स प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। पहला होता है कोरोजन, ठीक है, दूसरा होता है रेंसिडिटी। एक एक करके इनको समझते हैं हम ढंग से। तो पहले कोरोजन की बात करते हैं हम। सो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। और क्या कि एयर की एक्शन की वजह से मेटल का जो ऊपरली सतह होती है उसको खा लिया जाता है, इन द सेंस कि उसके साथ रिएक्शन करके उस सतह को ख़त्म कर दिया जाता है पूरी तरह से ही, ठीक है ना। और मेनली ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है मेटल्स की। इसका एक एग्जांपल ले लो अगर तुम कोरोजन का, तो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा ना, जंग लग जाता है जब लोहे के ऊपर, उसकी बात करें। अब उसका समझाऊँ मैं तुम्हें किस तरह से रिएक्शन होता है। अब जो आपका आयरन होता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का समझते हैं एग्जाम्पल। अब आयरन जो होता है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ हवा के अंदर जो प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसके अंदर ऐड होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ हमारे, ठीक है ना। तो जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमें आयरन ऑक्साइड और अलग से वाटर मिल जाएगा, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे उसके अंदर। हमने यहाँ पे एक्स लिखा वाटर के साथ क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल अब कितने रिएक्ट करेंगे वो हमें नहीं पता, वो वेरी कर सकता है नंबर, ठीक है, हवा के हिसाब से, जगह के हिसाब से, तो हमने उसको एक्स लिख दिया।
अब ये जो लोहे का जंग लगना और कोरोजन है, अच्छी चीज़ तो है नहीं, ये तुम लोगों को भी पता है। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेटल के वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। देखा ना, ब्रिज वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, फिर उनका मेंटेनेंस वगैरह एक ही अलग चैलेंज बन के आ जाता है अथॉरिटीज़ के लिए, है ना। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अथॉरिटीज़ के लिए ऐसे ब्रिजेस वगैरह को मेंटेन करना जो मेटल से बने हैं, ठीक है। तो ये तो होगी कोरोजन की बात। अब हम समझते हैं रेंसिडिटी को। तो अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना हमारी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, इसका एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट जो है हमें खाने की चीज़ों पे भी देखने को मिलता है। कैसी खाने की चीज़ें? वह खाने की चीज़ें जिनके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट होता है। कैसे होता है डैमेजिंग इफेक्ट? अब देखो यार, समझते हैं, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, अच्छे से समझाओगे। अब फूड मटेरियल को जब आप, कई बार ही देखा होगा, चिप्स का पैकेट हो या वगैरह चीज़ें, इनको काफ़ी देर तक आप खुले में छोड़ दो, ठीक है, खोल के पैकेट को खुले में छोड़ दो, तो उनका टेस्ट और उनकी स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाती है, खाने का मन भी नहीं करता, ख़राब होगी ना अब खाने की चीज़ें, जब उसको खुले में छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब वो रेंसिड हो चुकी है, रेंसिडिटी ने अपना काम कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसके अब डेफिनेशन निकालें हम, तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। ठीक है, कि ऐसी कंडीशन जिनके अंदर फैट और ऑयल वाले फूड का टेस्ट वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाता है, उसे कहते हैं हम रेंसिडिटी। ठीक है, अब मेरी हिंदी को अगर मैं तुम्हें टेस्ट करके बताऊं तो उसको हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, इसे हिंदी में कहते हैं। अच्छी है ना मेरी हिंदी, कभी घमंड नहीं किया बस। चलो ठीक है, अब रेंसिडिटी एक प्रॉब्लम है, ये हमें समझ आ गया है। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है खुद से। अब पता है यहाँ पे तुम्हें स्टडी लुक पे हम सॉल्यूशन हर चीज़ का देते हैं, तो अब रेंसिडिटी का सॉल्यूशन देते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो यूजली 4-5 मेथड हैं सिर्फ प्रिवेंशन के रेंसिडिटी के, उनको हम समझते हैं पहले, ठीक है ना। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, तो पहले उन 4-5 मेथड्स को ही हम समझेंगे। पहला क्या हो सकता है मेथड रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए? हम क्या करते हैं, ऐसे फूड्स जिसमें हमें पता है फैट और ऑयल है, उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। भैया एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट ही कर पाएगा, तो ये एक्चुअल में एक रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स आपके। और 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं जो काफ़ी भारी तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उनका बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला जो है आपका ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, उसे हम कहते हैं BHA। क्या? BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनासोल, इसे हम कहते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इनके यूज़ से रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा मेथड हो गया, ऐसे फूड्स को हम क्या करें, नाइट्रोजन कंटेन पैकेट्स के अंदर पैक करके रखें। अब चिप्स वगैरह के अंदर देखें ना, हवा भरी होती है बहुत ज़्यादा, चिप्स से ज़्यादा हवा ही होती है उसके अंदर, तो वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ने सराउंड कर लिया। अब ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर एक्ट कर नहीं पाएगी, ऑक्सीजन एक्ट नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीडेशन खाक होएगी, ठीक है ना। ये समझ आ गया कि नाइट्रोजन के अंदर पैक कर लें। अब तीसरा है हमारे पास जो ऑप्शन, वो है कि ऐसे फूड्स को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखें। रखते हैं ना कि ख़राब खाना ना हो जाए, तो उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, टेम्परेचर लो है, ठीक है, बाहरली एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो तो ऑक्सीडेशन स्लो, कविता बन गया ये तो, टेम्परेचर लो ऑक्सीडेशन स्लो। चलो अच्छा, छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है, मतलब टेम्परेचर लो होगा तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगी। चौथा मेथड क्या हो सकता है, ऐसे फूड्स को हम स्टोर करके रखें। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं करेंगे इस बार हम स्टोर, इस बार हम स्टोर करेंगे इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर इसको स्टोर करने से हेल्प क्या मिलेगी कि ऑक्सीजन अगेन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी और रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये हो गए 4 मेथड। अब 5वां समझ लेते हैं, आखिरी मेथड क्या हो सकता है, अपनी रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 5वां मेथड ये है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि हम खाने को जिसके अंदर फैट और ऑयल हो उसे लाइट से दूर, ठीक है, लाइट से दूर हम उसे स्टोर करके रखें। क्यों? क्योंकि जब लाइट एब्सेंट होती है तो आपकी ऑक्सीडेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये हो गए 5 मेथड मैंने आपको बता दिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा इसके अंदर। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, पहले कर चुके तो दोबारा उसके ऊपर क्लिक मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है ना, पता ही होगा इतना तो। हाँ, अगर नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हेल्पफुल लगी है वीडियो तो शेयर भी करो इसको और ज़्यादा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए, नीचे कमेंट कर देना उसको, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। इसे रिवाइज़ कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो धन्यवाद।